एवरीवन, मैं दीपक कुमार किरण फिर से एक बार आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ, जो कि सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों क्या है देखिएगा। और किरण पैरामेडिकल को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसको शेयर करने को नहीं भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों। सब लोग का ये जो आप लोग का कृपा से आगे थोड़ा सा बढ़ने का और सभी लोगों को, स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो आप लोग भी कुछ कुछ शेयर कर दीजिए और शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम सारे डिटेल से चलेंगे। एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं है, जो कि बिहार पुलिस और बिहार पैरामेडिकल के लेकर के पर्पज़ से मैं ये वीडियो रोज़ डेली मेहनत करके मैं बना रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो और चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का नीति निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान सा कौन सा ऐसा भाग जो है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसमें बताना होगा आप लोगों को। कमेंट करके आंसर आप, मैं भी अभी तुरंत कमेंट करके तुरंत आंसर मैं भी डिटेल में बता रहा हूँ। डिटेल में बताने के लिए 5 सेकंड का समय आप लोग को देना होगा। जल्दी से जल्दी 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि बना पाएँ आप लोग। ठीक है, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी कि मैं बना पाएँ आप। ठीक है, तो पहले प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। भाग 5 दिया हुआ, भाग 4 दिया हुआ, भाग 3 दिया हुआ, भाग 1 दिया हुआ है और भाग 2 दिया हुआ है। तो इसमें कौन से आंसर होंगे, कौन से आंसर आप लोग चूज करके बताते हैं? तो इसमें दिया हुआ है भाग 4 होगा। भाग 4 होगा कि आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापना का मार्गदर्शन करने के राज्य के लिए निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए हुए हैं। भाग 4 में क्या दिए हुए हैं? आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापना के लिए, आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापना के लिए ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए बच्चों तो बहुत सी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आप लोग सब जानते होंगे, सब कोई को पता, सब किसी को पता होगा। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? कौन है जो इसमें भारत का राष्ट्रीय फूल है? कमल है, गुलाब है, लिली है, सूरजमुखी है। सारे इंपॉर्टेंट फूल हैं। सारों को आप लोग को लगता होगा कि सारे बहुत ही अच्छे फूल हैं। गुलाब भी बहुत अच्छा है, लिली भी बहुत अच्छा है, सूरजमुखी भी बहुत अच्छा है, कमल भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे फूल को चूज करना है कि जो कि हमारा राष्ट्रीय है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो इसके बारे में बताना होगा। तो राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है, तो आप बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? कमल है। आप लोग क्या है? कमल है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल इसलिए है कि पवित्र फूल है और प्राचीन काल में इसमें कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है और भारत की संस्कृति का शुभ प्रतीक रहा है। इसीलिए भारत का राष्ट्रीय फूल माना गया है। ठीक है, ये जो कमल का फूल है, ये प्रतीक इसलिए रखा गया है कि कमल दैत्य उर्वरता, धन, ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये जो कमल है आत्मज्ञान और ज्ञान, धन और उर्वरता का प्रतीक है, इसीलिए कमल को राष्ट्रीय फूल रखा गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए दिए गए, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका आंसर मैं खुद अभी कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करेंगे उसका आंसर मैं तुरंत दे दूंगा। तो इसका कमेंट आंसर आप लोग को हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये है, करो मरो का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध जो है स्वतंत्रता संग्राम के कौन से आंदोलन से है? तो इसका आंसर बताना होगा कि कौन सा स्वतंत्रता ऐसा संग्राम है जिसमें बच्चों कि करो या मरो का नारा दिया गया था। कौन सा? तो आपको सारे लगते होंगे कि सारे अशोक आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो हैं आपको लगता होगा कि इसी में दे दिया गया होगा। लेकिन सही जानकारी आप लोग को सही जगह पे मिलेगी और सही सही जगह पर ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है 8 अगस्त 1942 को गांधी ने बॉम्बे में गोलबीघा टैंक के मैदान में दिया था। उन्होंने अपने भाषण में ही कह दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी एक स्टार्ट किया गया था जो कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए किया गया था। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 8 अगस्त 1942 के दौरान, तो
उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन का मेन पर्पस ये था, मेन एम ये था कि आपको करना है कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है, ये करना था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? खाली स्थान नदियाँ वलयाकार पैटर्न में बहती है। इसका आंसर आप लोग को बताना हो। खाली स्थान नदियाँ जो वलयाकार पैटर्न में बहती है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, एक अंगूठी की तरह और अनुप्रस्थ दिशा में। सारे का सारे आपको ये जो है आपको आपने 9th पढ़ा होगा, 10th पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चन 9th या 10th से हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जो होगा आपको एक अंगूठी की इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबू, सी नंबर बच्चा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये जो एक अंगूठी वलयाकार पैटर्न में बहती है, इसका निकासी प्रणाली संदर्भित करता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये जो नदियाँ वलयाकार पैटर्न में बहती है, ये जो निकासी प्रणाली होती है, जैसे संकीर्ण जगह से बाहर निकला, संकीर्ण जागर से बाहर निकला, तो ये एक इसका निकासी प्रणाली जो है वो निर्धारित करती है कि वो एक अंगूठी की तरह बहता है, ये निर्धारित करती है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता था कि सारी नदियाँ अंगूठी की तरह प्रभावित करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? क्रांति संबंधी है, जो कि ये जो क्वेश्चन सारे जो हैं क्वेश्चन क्रांति संबंधी है। स्वर्ण बागवानी के लिए है ना, सफ़ेद दूध के लिए है, नीला पोल्ट्री के लिए नहीं है, हरित कृषि के लिए है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और नीला जो है पोल्ट्री के लिए नहीं है। नीली क्रांति में श्वेत क्रांति की तर्ज पर बढ़ते हुए निवेश, बेहतर प्रशिक्षण के लिए और बुनियादी ढांचे के लिए, साथ ये नीला जो है मत्स्य पालन के लिए किया गया था, है ना। इसका परिकल्पना की गई थी, जिसमें भारत में डेयरी क्षेत्र में बदलाव किया गया। फिर उसके बाद डेयरी क्षेत्र में बदलाव किया, यानी सफ़ेद से रिलेशन जो रखता है वो दूध होता है। ठीक है, तो नीला को रखा गया था, उसमें अभी रखा गया था किस चीज़ के लिए? तो मत्स्य पालन के लिए रखा गया था। ठीक, चल अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन चावल खाली स्थान समृद्ध स्रोत है। गोल्डन चावल जो है खाली स्थान समृद्ध चालक है, इसमें मतलब समृद्ध स्रोत है। कौन है? आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन के होगा, विटामिन सी होगा। इसमें गोल्डन चावल में क्या पाए जाते हैं? गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि चावल को खाने योग्य बनाता है। इसमें एक विटामिन ए गोल्डन चावल को ओरिजा सेटिवा के नाम से भी जानते हैं। ओरिजा सेटिवा लिख सकते हैं, ओरिजा सेटिवा के नाम से जानते हैं, ओरिजा सेटिवा के नाम से जानते हैं, आप लिख सकते हैं, ओरिजा सेटिवा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला इसके बारे में और कुछ बात करूं तो अगला जो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये और मैं बात कर देता हूं कि इसमें जो पाया जाता है विटामिन ए का जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि एक जैव संश्लेषित होता है, और ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा के माध्यम से गोल्डन चावल को बनाया गया था। ये पूछा जाता है कि किस माध्यम से गोल्डन चावल को बनाया गया था, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, किस माध्यम से बनाया गया? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम मतलब कि बनाया गया, खुद मानव निर्मित ये चावल है। तो गोल्डन चावल को बनाया गया था मानव निर्मित चावल, जो ये आनुवांशिक निर्मित चावल है। ठीक है, अगला सवाल, पूसा सिंधु गंगा खाली स्थान एक किस्म है। पूसा सिंधु गंगा खाली स्थान की एक किस्म है, किस तरह के एक किस्म है? तो आपको बताना है, आंसर क्या होगा? तो पूसा एक गंगा जो है धान का किस्म है, ऑप्शन दिया हुआ है, गेहूं का किस्म है, दाल का किस्म है, ग्राम का किस्म है, किस तरह का किस्म है? तो इसमें आंसर आप लोग को बताना होगा। तो इसमें जो है आपको आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, गेहूं का किस्म है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल करते इसके साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस हरी खाद वाली फसल की मात्रा सबसे अधिक होती है? आपने गांव में देखा होगा कि कौन सी खाद ऐसी जो है, कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है या कौन सा ऐसा खाद है जो कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देती है। इससे आपने यूरिया सुना होगा, तो यूरिया में 46% क्या होते हैं? नाइट्रोजन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है हरी खाद वाली फसल में कौन नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा कौन सी होती है? सारे नाम दिए हुए तो इसमें ढैंचा है, सनहेप है, गवार पाठा है, गवार है। इसमें कौन से ऑप्शन है जो आपको ये आंसर होगा? एक ढैंचा, एक बिहार के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिहार में आपने सुना होगा ढैंचा। तो हर एक ब्लॉक में कुछ साल पहले, लॉकडाउन के पहले, हर एक ब्लॉक में ढैंचे के पौधे के बीज
जो ब्लॉक में प्रोवाइड किए गए थे और सारे किसान लोग को ये प्रोवाइड किया गया था ताकि सारे लोग अपने अपने खेतों में लगाए थे इसको, और नाइट्रोजन की पावर जो कैपेसिटी है खेत का वो बढ़ा था। इसलिए दिया गया था कि ढैंचा के जड़ों में उसके पौधे में हरी खाद वाली जो नाइट्रोजन उसमें उत्पन्न होती है वो खेत के लिए सबसे उपयोगी होती है, इसलिए ढैंचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढैंचा। 46 यूरिया में होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वित्त का मुख्य सिद्धांत है? कौन सा एक जो है कृषि वृत्त का मुख्य सिद्धांत है? ऐसे कहने का मतलब कृषि में जो उत्से योजना एक चीज़ ऐसी होती है, जैसे कहने का मतलब ये है कि हम बात करते हैं कृषि का, तो कृषि एक ऐसी योजना है और ऐसी जो उपयोगी क्या बोलते हैं इसको, हाँ छोड़िए कैसी कृषि से जो उत्पन्न होने वाली जो मनी वित्त, उसका जो होता है, जैसे हम अभी धान का सीज़न था, तो धान का सीज़न में क्या होगा कि किसान लोग धान बेच करके उसके जो पैसे हुए तो उससे कुछ पूंजी आपने बनाए हैं और फिर से गेहूँ लगवाए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई है। तो कौन सा कृषि वित्त मुख्य सिद्धांत है इसके लिए? तो एक उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, उत्पादक योजना होनी चाहिए। जैसे करने का मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए कि आज हम गेहूँ लगाए हैं तो एक उद्देश्य के साथ हमने इतना गेहूँ लगाया तो इतना होगा। एक व्यक्ति होनी चाहिए, कुछ करने के लिए एक व्यक्ति होनी चाहिए। उत्पादक योजना होना चाहिए कि उत्पादक योजना के साथ हम लोग क्या क्या ये करते हैं, तो योजना क्या है उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा उत्पादक। उपरोक्त में से सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, इसका अगला सवाल नहीं है। तो अब तक के लिए धन्यवाद, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।